हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जनरली हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कंपनीज हमें कंट्रोल कर रही हैं क्योंकि हम काफ़ी अर्सा जो है वो सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, तो उनको हमारे बिहेवियर पैटर्न सारे पता हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बैंक्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंक स्टेटमेंट है, हमारी डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स हैं, वो सब सारे बैंक के पास होते हैं। और कई बार लगता है कि गूगल जैसी कंपनीज हमें कंट्रोल करनी, क्योंकि जितने भी चीज़ सर्चेस हैं इंटरनेट पे हम गूगल के थ्रू ही करते हैं, सारा डेटा हमारी सर्चेस का उनके पास है। इस लिस्ट के अंदर दराज जैसी कंपनीज़ भी आती हैं क्योंकि जो चीज़ें हम दराज से ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उन्हें पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कब ज़रूरत होती है। पर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आधा सच है तो आप शॉक हो जाएंगे। तो जब भी कोई कंपनी का नाम सुनते हैं तो उसके पीछे उसके इन्वेस्टर्स और उसके मालिक बैठे हैं। जब भी हम जैसे कि गूगल की बात करते हैं तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, और उसके अल्फ़ाबेट को तो उसके को फाउंडर यानी लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो लैरी पेज का जो कंपनी में स्टेक है वो सिर्फ 6% है और सर्गे ब्रिन का भी 6% है, यानी कि टोटल हुआ 12%। वहीं अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करूँ तो उसका 6% स्टेक है, और वहीं वैंगार्ड जो एक और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका उस गूगल के अंदर 7% स्टेक है, यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 13% स्टेक है, जो फाउंडर से भी ज़्यादा है। और ये बात सिर्फ अल्फ़ाबेट या गूगल तक ही महदूद नहीं है। वैंगार्ड और ब्लैक रॉक ने तकरीबन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपने काबू में कर लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक रॉक का 7.9% स्टेक वैंगार्ड होल्ड करता है। तो ये कंपनीज़ कैसे हमें इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पाती हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। तो पहले ब्लैक रॉक को समझते हैं। तो ब्लैक रॉक को 1988 के अंदर लैरी फिन ने और 7 कुछ को फाउंडर्स ने मिलकर शुरू किया, और जल्दी ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। तो 1999 में इन्होंने कंपनी का IPO निकाला। तो तब से लेकर अब तक के अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि 9000% तक इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। आप अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा ये ठीक ठाक सी कंपनी है, और भी कंपनीज इतने प्रॉफिट्स कमा लेती हैं, बट इनका असल जो चीज़ देखने वाली है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो तकरीबन $10 ट्रिलियन है आज के। और ये आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि तकरीबन 3 इंडियन GDP के बराबर, बल्कि उससे भी ज़्यादा $10 ट्रिलियन बनता है। और ये सिर्फ अकेला जो है वो ब्लैक रॉक का है। मैं अभी भी वैंगार्ड पे नहीं आया। और जब ब्लैक रॉक की शुरुआत हुई तो उन्होंने एक सबसे अहम तरीन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो ये था कि लोगों के पास सेविंग्स तो मौजूद थी, लेकिन उस सेविंग्स का करना क्या है ये उनको सही आइडिया नहीं था। तो ब्लैक रॉक ने इसका सोल्यूशन निकाला, और इसी तरीके से ब्लैक रॉक के पास इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इनकी सक्सेस का राज ये है कि इनको 1999 में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला अलादीन के ज़रिए। अच्छा, आप कहेंगे अलादीन तो इनके पास है, तो उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए ब्लैक रॉक वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि अलादीन एक समझ ले टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जो आपको ये हेल्प करता है, बताता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न देगी। और इसकी सर्विस के अंदर ना सिर्फ ब्लैक रॉक को बल्कि इसके शेयर होल्डर को भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इस अलादीन ने। पहले अलादीन का जादू ऐसा चला कि ये $14 का शेयर $800 तक चला गया। इतने बेहतर रिटर्न्स देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक रॉक की तरफ अट्रैक्ट हुए और वहाँ पे पैसा लगने लगे। तो इस तरीके से इनके पास ढेर सारा पैसा आना शुरू हो गया। इतना पैसा आ गया कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सब पर डेरे डालने लगे। और जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो आप समझते हैं कि आपको कंट्रोल करती हैं, उनको बैक एंड पे ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक रॉक का काफ़ी बड़ा शेयर जो है वैंगार्ड होल्ड करता है। तो अब समझते हैं वैंगार्ड को। वैंगार्ड की बात यह है कि 1974 के अंदर जैक बोगल ने इसको स्टार्ट किया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। और इन्होंने दुनिया का पहला इंडेक्स फ़ंड वो पब्लिक के लिए लॉन्च किया, और इनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो इनके पास भी रिटर्न्स देखकर लोग बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करने लगे, और ये एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फ़ंड बन गया।
तो अगर देखें हम ब्लैक रॉक का, तो वो $10 ट्रिलियन और अंडर एसेट मैनेजमेंट है, और वैंगार्ड का जो है वो $8 ट्रिलियन, $18 ट्रिलियन इनका अंडर एसेट मैनेजमेंट है। बोल के भी इंसान की ज़बान लड़खड़ा जाती है कि इतना पैसा इनके पास, दो कंपनियों के पास मौजूद है। इनकी होल्डिंग्स इतनी बढ़ चुकी है कि आप जो भी कंपनी का नाम लो उसके अंदर इनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मौजूद है। आप नाम लो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने शुरुआत में मिसाल दी कि गूगल को ये ब्लैक रॉक और वैंगार्ड दोनों फाउंडर से भी ज़्यादा स्टेक के साथ बैठी हुई हैं। तो अगर जैसे मैं अमेज़ॉन की बात करूँ, जो और बाहर लोग रहते हैं वो अमेज़ॉन से चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो उसके अंदर भी तकरीबन जेफ बेजोस का 11% स्टेक है, और वैंगार्ड का 6.6% और ब्लैक रॉक का 5.4% है। कुल मिलाकर ये 12% बना। यहाँ पे भी वो ऑनर से ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं। और जैसे कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि अगर हम नेटफ्लिक्स को देखें तो उसके भी 2 टॉप इन्वेस्टर्स हैं। कौन कौन से? ब्लैक रॉक और वैंगार्ड। वो भी छोड़ दीजिए, अगर आप JP मॉर्गन एंड चेस को देखें तो उसके अंदर भी टॉप के इन्वेस्टर जो है वो ब्लैक रॉक और वैंगार्ड हैं। इन्होंने यूरोप तक को नहीं छोड़ा। जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बैंक्स यूरोप में हैं उनको इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक या वैंगार्ड कंट्रोल करता है। अब कुछ जो फाउंडर्स हैं वो थोड़े शातिर हैं, तो उन जैसे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन और मेटा की बात कर लें, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई भी बड़ा स्टेक होल्डर इनके पास आए और बोले कंपनी से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने वोटिंग राइट्स अपने पास 50% रखे हैं, ताकि इनको कोई कभी भी कंपनी से बाहर ना निकाल सके। जबकि एक्चुअल स्टेक जो है वो तकरीबन 6% है दोनों के पास। जबकि कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्हें अर्जेंटली फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो उनके पास ऐसी नेगोशिएशन पावर नहीं होती। अब थोड़ा समझते हैं कि कौन है ये लोग जो इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक रिस्क बढ़ता है कि 2 कंपनीज़ के हाथ में ही तमाम चीज़ें अगर आएंगी तो एक्सप्लॉयटेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डिक्टेटर आ जाता है और वो कहता है कि दुनिया मेरे हिसाब से ऐसी चलनी चाहिए, तो वैसी चल भी सकती है, क्योंकि उसके पास उतनी पावर होगी, उसके एसेट्स उतने ज़्यादा होंगे, उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा होगी, तो ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे वैंगार्ड की बात करें, जो उसके शेयर होल्डर हैं वही उसके कस्टमर हैं, लेकिन ब्लैक रॉक के मामले में ऐसा नहीं है। ब्लैक रॉक के अंदर कई सारे इंडिविजुअल ओनर्स भी हैं, जिसके अंदर है सारे फहरिस्त शामिल हैं लैरी फिंग, जो कि कंपनी के CEO हैं। लेकिन लैरी फिंग और उनके साथ कई और इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनी में तकरीबन 3% स्टेक होल्ड करते हैं। लैरी फिंग जो है वो कंपनी के CEO हैं और उनके पास तकरीबन पूरी कंपनी का कंट्रोल मौजूद है। या और बेहतर तरीके से ये कह सकते हैं कि $10 ट्रिलियन का कंट्रोल जो है वो लैरी फिंग के पास मौजूद है। और अगर ये शख्स कोई गलत डिसीजन ले ले तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन एक ही है कि और भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को ऊपर आना पड़ेगा, ताकि इनकी डुओपली तोड़ी जा सके। जैसे कि कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स सामने आए, जैसे फिडेलिटी जो है वो तकरीबन $4 ट्रिलियन के एसेट मैनेज कर रही है अभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।